एक गांव में मुरलीधर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। मुरलीधर की जीविका गायों से मिलने वाले दूध और मक्खन को बेचकर चलती थी। वह हर दिन अपने घर में मक्खन बनाता और फिर उसे गांव के दुकानदार रामलाल को बेचता था। मुरलीधर, मक्खन तैयार हो गया है, इसे लेकर बाजार चले जाओ। रामलाल आज फिर इंतजार कर रहा होगा। हाँ राधा, मैं अभी जा रहा हूँ। मुरलीधर मक्खन को एक कपड़े में बांधता है और बाजार की ओर चल पड़ता है। रामलाल अपनी दुकान पर ग्राहकों को सामान बेच रहा था। तभी मुरलीधर वहां पहुंचता है। रामलाल जी, यह लीजिए आज का ताजा मक्खन। रामलाल मक्खन लेता है और उसे अपने तराजू के पास रखता है। ठीक है मुरलीधर, मैं इसे रख लेता हूँ। और तुम्हारा गेहूं तैयार है। जैसे रोज 1 किलो लेते हो वैसे ही आज भी ले जाना। मुरलीधर रामलाल से 1 किलो गेहूं लेकर चला जाता है। लेकिन आज रामलाल के मन में एक शक बैठ जाता है। मैं इतने सालों से इस आदमी से मक्खन खरीद रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उसका वजन नहीं तौला। कहीं यह मुझे कम मक्खन तो नहीं दे रहा? रामलाल तराजू पर मक्खन का वजन करता है और देखता है कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। वह गुस्से से भर जाता है। धोखेबाज, ये मुझे रोज 100 ग्राम मक्खन कम देता है। अब इसे पंचायत में ले जाकर इसका सच सामने लाऊंगा। रामलाल मक्खन लेकर पंचायत की ओर दौड़ पड़ता है। गांव की पंचायत में लोग इकट्ठा होते हैं। सरपंच चौपाल में बैठे थे। रामलाल गुस्से में पंचायत के सामने शिकायत दर्ज कराता है। सरपंच जी, मैं कई सालों से मुरलीधर से मक्खन खरीद रहा हूँ, लेकिन आज जब मैंने उसका वजन किया तो पता चला कि वह हर रोज मुझे सिर्फ 900 ग्राम मक्खन देता है। यह तो धोखाधड़ी है। गांव में हलचल मच जाती है। लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। मुरलीधर को पंचायत में बुलाया जाता है। वह शांत भाव से वहां पहुंचता है। मुरलीधर, तुम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है कि तुम रामलाल को कम मक्खन देते हो। क्या यह सच है? सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास सही वजन तोलने का कोई तौल कांटा नहीं है। तो फिर तुम मक्खन का वजन कैसे करते हो? मुरलीधर बहुत धैर्य के साथ जवाब देता है। सरपंच जी, मैं हर दिन रामलाल से 1 किलो गेहूं खरीदता हूँ। जब यह मुझे गेहूं देता है तो मैं उसी गेहूं को तराजू के एक पलड़े में रखता हूँ और दूसरे पलड़े में मक्खन तोलता हूँ। अगर मक्खन 900 ग्राम निकला तो इसका मतलब यह हुआ कि रामलाल ने भी मुझे 900 ग्राम गेहूं ही दिया होगा। गांव में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग रामलाल की ओर घूरने लगते हैं। सरपंच गहरी सांस लेते हैं और रामलाल की ओर देखते हैं। रामलाल, क्या यह सच है? तुम ही मुरलीधर को हर दिन गेहूं तौल कर देते हो ना? रामलाल हकलाने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। जज जी, लेकिन तो फिर यह भी साफ हो गया कि यदि तुम्हें 900 ग्राम मक्खन मिल रहा था तो तुमने ही 900 ग्राम गेहूं दिया होगा। इसका मतलब असली धोखेबाज तुम ही हो। गांव के लोग गुस्से में रामलाल की ओर देखते हैं। हमें इस आदमी को गांव में रहने नहीं देना चाहिए। ये हमें कब से धोखा दे रहा है। सरपंच पंचायत के अन्य सदस्यों से सलाह मशविरा करते हैं। गांव वालों, यह व्यक्ति वर्षों से हमें धोखा दे रहा था। यह हम सबके विश्वास के लायक नहीं है। पंचायत का फैसला है कि इसे गांव से बाहर कर दिया जाए। गांव के लोग ताली बजाकर फैसले का समर्थन करते हैं। रामलाल शर्मिंदा होकर सिर झुकाए गांव छोड़कर चला जाता है। गांव के लोग मुरलीधर की ईमानदारी की सराहना करते हैं। सुनो, यह घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अगर हम दूसरों को धोखा देंगे तो हमें भी वही वापस मिलेगा। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी शकुंतला के साथ रहता था। उसके पास एक गधा था जिससे वह लोगों का सम्मान ढोकर अपना गुजारा करता था। लेकिन महेश जितना उस गधे से काम करवाता उसे उतना खाने के लिए नहीं देता, जिसके कारण गधा काफी कमजोर हो गया था। एक दिन महेश श्याम की दुकान का सामान पहुंचाने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त कालू मिला। अरे महेश, क्यों इस बेचारे की जान के पीछे पड़े हो? देखो ना, वो कितना कमजोर हो गया है। तुमने इसके ऊपर इतना वजन लाद रखा है। क्या इसे मारने का इरादा है? अरे भाई, तुम इससे इतना काम करवाते हो, बदले में इसे खाने के लिए भी कुछ देते हो।
अरे यार कालू, क्या करूं? मैं इससे सामान ढोकर जो भी पैसे कमाता हूँ उससे मेरा ही गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। जहां तहां से थोड़ी बहुत घास मिल पाती है, वही इसे खिलाता हूँ। सुनो महेश, इसे खाने के साथ साथ पशुओं के खाने की वस्तुएं भी दिया करो, नहीं तो एक दिन तुम इससे हाथ धो बैठोगे। ठीक है कालू, मैं कोशिश करूंगा इसे और चीज खिलाने की। इसके बाद वह श्याम का सामान पहुंचाकर और अपने पैसे लेकर वहां से लौट रहा होता है। यार मैं इसे ऐसा क्या खिलाऊं? इसके खाने की सारी वस्तुएं इतनी महंगी हैं। अगर मैं वह सारी चीज इसे खिलाने लगा तो मैं क्या खाऊंगा? ऐसा सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक मरा हुआ बाघ मिलता है। बाघ को देखकर उसके दिमाग में कुछ अटपटे विचार आने लगते हैं। अरे मैं ऐसा करता हूं कि इस बाघ की खाल को गधे पर डाल देता हूं और इसके बाद गधे को लोगों के खेत में छोड़ दूंगा। इसे देखकर लोग समझेंगे कि यह तो बाघ है और डरकर खेत से दूर रहेंगे। इस तरह मेरा गधा पेट भरकर घास खाएगा। इसके बाद वह काफी देर तक कोशिश करने के बाद बाघ की खाल को निकाल लेता है और खाल को गधे पर डालकर घर की ओर चल देता है। शाम के समय वह चुपके से गधे को गांव वालों के खेत में छोड़ देता है। कुछ गांव वाले उसे देखते हैं। अरे यह बाघ यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है यह किसी जंगली जानवर को खा रहा है। सुनो भाइयों, इससे पहले यह हम पर हमला कर दे, हमें यहाँ से निकलना होगा। वे गधे से डरकर वहां से चले जाते हैं। गधा पेट भरकर लोगों की फसल को खाता है। महेश यह देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, क्या मस्त योजना बनाई है मैंने। अब इसी प्रकार मेरे गधे का पूरा पेट भर जाया करेगा। अब महेश रोज लोगों का सामान पहुंचाता और शाम को गधे पर बाघ की खाल डालकर लोगों के खेत में छोड़ देता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। यार श्यामलाल, पता नहीं ऐसा कौन सा जानवर है जो रोज पर रोज मेरी फसल खाता जा रहा है। उसने मेरी आधी फसल बर्बाद कर दी। अरे किशन, तुम्हारी ही नहीं हमारी भी फसल का यही हाल है। पता नहीं आखिर कौन है जो हमारी फसल को इस तरह बर्बाद कर रहा है। सुनो, हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, नहीं तो इस तरह हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। वे सब आपस में बात करके खेत पर जाने का निर्णय कर लेते हैं। अगले दिन शाम को सभी किसान खेत पर पहुंच जाते हैं और पेड़ों के पीछे छिपकर फसल को बर्बाद करने वाले जानवर का इंतजार करते हैं। शाम को महेश चुपके से गधे को खेत में छोड़ देता है। इसके बाद गधा मजे से घास चरने लगता है। गधा खेत में चर ही रहा था कि अचानक उसे पास के गांव से एक गद्दी के रेंकने की आवाज सुनाई दी। गधा उत्तेजित हो गया और खुशी से खुद भी जोर जोर से रेंकने लगा, लेकिन गधे की यह गलती उस पर भारी पड़ गई। उसके जोर जोर से रेंकने की आवाज ने किसानों का ध्यान खींच लिया। अरे बाघ की आवाज ऐसी थोड़ी होती है। बिल्कुल नहीं, ये तो किसी गधे जैसी आवाज लग रही है। हमें जाकर देखना चाहिए, कहीं कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहा है। गधा अब भी खुशी से रेंक रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पोल खुल चुकी है। जैसे ही उन्होंने बाघ की खाल खींची, सच्चाई सामने आ गई। अरे ये तो धोबी का गधा है। इसने हमें मूर्ख बनाया, अब इसे सबक सिखाना होगा। गुस्साए किसानों ने गधे की खूब पिटाई की। बेचारा गधा दर्द से चीखने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी ओर धोबी छिपकर यह सब देख रहा था और मन ही मन पछता रहा था। काश मैंने ये चालाकी न की होती और गधा चुप रहता तो वह बिना किसी परेशानी के खेतों में चर सकता था। लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिनों तक छिपाया नहीं जा सकता।